हेलो दोस्तों, वेलकम टू फोन स्टडी। जैसा कि आपको पता है, आज हमारा 20th डे है। ठीक है, हम लोगों ने इसके पहले 19 वीडियोस कंप्लीट कर दिए हैं। आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखें। हमारी 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ चालू है, जिसमें हर रोज़ हम लोग 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जो मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस हैं, हम वे कंप्लीट कर रहे हैं। रोज़ बहुत अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। हर रोज़ कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग बिना किसी देरी के आज का सेशन शुरू करेंगे। बस उससे पहले आप इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो देखते हैं आज का ये सेशन। आज का सेशन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार के बच्चों की शिशु हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? अ दृष्टि दोष युक्त बच्चे, ब मूक बधिर बच्चे, स मंद बुद्धि बच्चे, या द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग प्रीवियस स्लाइड में कर चुके हैं। फटाफट से इसका आंसर करें। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है। 10 सेकंड का समय जो कि ख़त्म भी हो चुका है। तो देखेंगे इसका आंसर मूक बधिर बच्चे है। ठीक है, तो किस प्रकार के बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? जो मूक बधिर बच्चे होते हैं उनके लिए आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिभाशाली बच्चे बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। ब मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में और संभवतः अच्छा निष्पादन करते हैं। स शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं और सामाजिक क्रियाओं में अच्छे नहीं होते। या द अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते हैं। तो आपको इसका आंसर देना है। 10 सेकंड का समय है। प्रतिभाशाली बच्चे, आसान सा प्रश्न है, फटाफट से इसका आंसर करें। तो इसका आंसर है, मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में और संभवतः अच्छा निष्पादन करते हैं। बाकी सारे नेगेटिव है पॉइंट्स, तो आपको उनसे ही पता चल रहा होगा। दूसरा, आप विद इन टाइम टाइम फ्रेम के साथ में, आप उस समय सीमा के साथ में 10 सेकंड का जो समय दिया जाता है उसमें आप कोशिश करें कि आपका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। इससे आपकी अच्छी हैबिट मेंटेन होगी, आपकी एक आदत बन जाएगी। और मेरी बात माने, आपका समय बहुत बचने वाला है एग्ज़ाम्स के अंदर, अगर आप ये इस तरीके की आदत डालना शुरू कर देंगे तो बहुत हेल्प मिलने वाली है। हमारी क्वेश्चन सीरीज़ का लाने का और कराने का मेन मोटो ही यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कम समय में कराएं, जिससे आप एक आदत सी बना लें कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें आप, जिससे आप एग्ज़ाम्स के अंदर इस सब्जेक्ट के अलावा दूसरे सब्जेक्ट में भी अच्छे से ध्यान से दे सकें। तो इसका आंसर था, मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में और संभवतः अच्छा निष्पादन करते हैं प्रतिभाशाली बच्चे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन एक्सेलरेशन संगठन का अर्थ है? ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर को छोड़कर अगले उच्च स्तर में प्रवेश करना। ब आकलन की प्रक्रिया में सर्वजन करना। स शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना। या यह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना। तो आपको ऑप्शंस और क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना है। इसका आंसर करें। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन एक्सेलरेशन संगठन का अर्थ है। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर को छोड़कर अगले स्तर उच्च स्तर में प्रवेश करना। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? अभी हाल में हुए स्कूल में कब प्रतिवेदन सीखना। ब दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक सीखना, लिखना। या स 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना, शिक्षक दिवस पर कक्षा में पढ़ाना। तो इसका आंसर करना है आपको। 10 सेकंड का समय है आपके पास में, फटाफट से इसका आंसर करें। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देखेंगे इसका आंसर। इसका आंसर है, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। ये एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए जो गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त हो सकती है।
देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, शारीरिक गतिक बुद्धि, बॉडीली काइनेटिक इंटेलिजेंस रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? अ शल्य चिकित्सक, सर्जन, ब कवि, स वाचन, या द राजनीतिक नेता। तो बेहद बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है जो कि मैंने पूछ लिया है आपसे, तो आपको इसका आंसर करना है, जल्दी से इसका आंसर करें। शारीरिक गतिक बुद्धि, बॉडीली काइनेटिक इंटेलिजेंस रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो इजी है, सर्जन, एक शल्य चिकित्सक जो है वो हो सकते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी डैश है? अ अभिसारी चिंतन, ब अपसारी चिंतक, स बहुमुखी, या द बहुत परिश्रमी। तो आपको बताना है इनमें से क्या गुण है प्रतिभाशाली शिक्षार्थी का, उसके बारे में आपको बताना है, कौन सा शिक्षार्थी है जो प्रतिभाशाली कहलाएगा। ठीक है, तो देखेंगे इसका आंसर है अपसारी चिंतक। जो अपसारी चिंतक होते हैं वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है। ठीक है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? अ मौलिकता, ब प्रभाव, स मितव्ययिता, द उपयोगिता। तो आपको आंसर करना है विद इन टाइम फ्रेम, जल्दी से इसका आंसर करें, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें, जिससे आपकी अच्छी हैबिट मेंटेन होगी। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? नहीं है, हाँ, यहाँ नहीं है दिया है, आप उस पर भी ध्यान रखें, मितव्ययिता। ठीक है, जो सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? अ प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, ब प्रतीप अवरोध, स प्रतिबंधित अवरोध, द इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से इसका आंसर करना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? भूलने का भी सिद्धांत होता है। तो इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर है प्रतीप अवरोध। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? प्रतीप अवरोध, ये एक भूलने का सिद्धांत है। तो फॉर द काइंड ऑफ जोक, इट वॉज अ काइंड ऑफ जोक, आपको ध्यान देना है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, खेत में से मानसिक विकार के लक्षणों को भी दर्शाते हैं सिवाय अ निराशा के, ब तनाव के, स संबंध के, या द चिंतन के। तो इसका आंसर आपको करना है फटाफट से, आपने मेरे ख्याल से क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, 10 सेकंड का समय मैंने आपको दिया है, फटाफट से उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखे। खेत में से मानसिक विकार के लक्षणों को भी दर्शाते हैं सिवाय, तो इसका आंसर है संबंध के। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 10, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह कथन है? अ सफ़र का, ब हेडफील्ड का, स ड्राइवर का, या द लाडले का। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, आपके पास में 10 सेकंड है। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह कथन किसका है? तो ड्राइवर का, ये कथन ड्राइवर का है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि साइंटिस्ट से रिलेटेड है। मैंने बार बार आपको जोर दिया है कि आपको स्पेशली इस तरह के क्वेश्चंस तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक जो एग्जामिनर होता है उसके दिमाग में इस तरह के क्वेश्चंस देख के सबसे पहले आता है कि हाँ ये क्वेश्चन सही है, और सही मायने में, क्योंकि उन्होंने, उन साइंटिस्ट ने काम किया है, इतिहास में इन चीज़ों के ऊपर काम किया है, तो आपको उसके बारे में ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? इसके ऑप्शन से अ ज्ञान को स्कूल के बाहर ही जीवन से जोड़ना, ब पढ़ाई को तंत्र प्रणाली से मुक्त करना, स अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, या द बच्चों को बहुमुखी विकास से अवसर उपलब्ध कराना। तो मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चंस पढ़ के आंसर समझ भी लिया होगा, 10 सेकंड दिए हैं मैंने आपको, फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। इनमें से कौन से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? तो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जो एनसीएफ 2005 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है? अ एक भाषा, ब विभाषा भाषा, स द भाषा, या द बहुभाषा।
तो ये थोड़ा सा अलग तरीके का प्रश्न है, इसके बारे में हम देखेंगे आंसर इसका। आपके पास में 10 सेकंड है, पहले आप आंसर करें, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। तो आंसर है एक भाषा। ठीक है, ध्यान रखना है। आज अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 13। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अ, अच्छी बाहा परीक्षाओं का आयोजन करना। ब, रटने को महत्व प्रदान न करना। स, पुस्तकों से विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना। द, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो आपको इसका आंसर करना है, फटाफट से इसका आंसर करें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है अच्छी बाहरी परीक्षाओं का या परीक्षाओं का आयोजन करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, इसके ऑप्शन से अ, इसको उनको लेके निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। ब, उनके माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। स, उनके साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। या द, उनके साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी की बात हो रही है यहाँ पे। 10 सेकंड का समय शुरू हो चुका है, अच्छे से पढ़ें और इसका आंसर करें। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, क्या उनके साथ व्यवहार करना चाहिए? तो उनके साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। तो कोई भी हुआ, उनके साथ में एक नॉर्मल सा ही हम लोगों को बिहेवियर कर रखना है, एक सामान्य व्यवहार रखना है, हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 15। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली की ओर संकेत करती है। अ, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। ब, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। स, मूल्यांकन प्रक्रिया। द, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली की ओर संकेतित करती है। तो क्या संकेत करती है आपको बताना है। ठीक है, तो देखेंगे इसका आंसर हम लोग। इसका आंसर है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। एक समावेशी विद्यालय, इसके ऑप्शन से अ, विद्यार्थियों की योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकता ऊपर निर्धारित करता है। ब, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। या स, विद्यार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। या द, विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबंधित होता है। तो ये दिखने में बड़ा है, लेकिन इसका आंसर इजीली आप दे सकते हैं। एक समावेशी विद्यालय किस तरीके का होगा उसके बारे में आपको बताना है। इसके ऑप्शंस आपने पढ़ लिए होंगे, फटाफट से इसका आंसर करें, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ठीक है, तो आसान प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 17। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम योग्य नहीं कह सकते। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। स, शिक्षकों के बिना अपने अध्ययन को अवस्थित कर लेते हैं। या द, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन जाते हैं। तो आपको बताना है प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को। 10 सेकंड का समय है, फटाफट से इसका आंसर करें। तो इसका आंसर है ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की बात थी यहाँ पे। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 18। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? और विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित कर रहना होगा। ब, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा। स, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा करना होगा। या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर ध्यान से सिर्फ आपको पढ़ना है एक बार ऑप्शंस को,
और इसका आंसर करना है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। तो विद्यालय में नियमित रूप से उसको समय पर उपस्थित रहना भी होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा कराना भी होगा, या संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा करना होगा। ये तीनों ही हमको फॉलो करना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। और ज्ञान स्थायी और दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। ब, शिक्षक केंद्र से विद्यार्थी केंद्र पर होना, सब विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक केंद्र की ओर, या द, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई, किस चीज़ की बातचीत की गई है आपको बताना है। तो इसका आंसर है ज्ञान स्थायी और दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे जो कि आज का आखिरी प्रश्न है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? अ, खुली पुस्तक परीक्षा, ब, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, स, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, या द, उपयुक्त सभी। तो आपको इसका आंसर करना है। 10 सेकंड का समय है आपके पास में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। खुली पुस्तक परीक्षा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, या सामूहिक कार्य मूल्यांकन, ये तीनों ही की बात की गई है। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने देखे, और आशा करता हूँ आपने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होगी, आपने नई चीज़ें जानी होगी, और इस तरह के क्वेश्चंस आपने पहले कहीं देखे ना हो, या अगर देखे भी हों तो प्रीवियस ईयरली क्वेश्चंस है वैसे तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, हम लोग कुछ नया भी कर रहे हैं, और उसके अंदर हम लोग इन सारे क्वेश्चंस के हमारे मिक्स क्वेश्चंस भी है जो कि प्रीवियस ईयरली क्वेश्चंस या मॉक टेस्ट से लिए लिए गए हैं। तो अ, आपने देखे हैं आज के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको देखने को मिलेंगे आपके आने वाली जो कि वर्ग 3 की परीक्षा है बहुत जल्दी ही, उस एग्ज़ाम्स में आपको उन एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका कंटेंट देखने को मिले, उनको भी इन चीज़ों का फ़ायदा मिलना चाहिए। ठीक है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आप हमें लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आपको और किस तरीके के वीडियोस चाहिए, या फिर आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं। तो ज़रूर लिखें हमें। आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हैं, जो हम लोग बिल्कुल चेक करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी डिमांड है या उसके ऊपर हम लोग वीडियोस बिल्कुल बना सकें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।